Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. So, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है? आज के वीडियो में हम कॉस्टिंग का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसमें से आज हम समझने वाले हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का क्या होता है, उसके जर्नरी एंड ओके। सो ये कॉस्टिंग में आते हैं। तो आपको बता दो, कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है दोनों सेमेस्टर में है, टीवाई बेफ के लिए, इवन सीए इंटर के लिए, वो भी बच्चे ये वीडियो को देख लोगे भी हेल्पफुल होगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम का डिफरेंस क्या है ये पहला जान, ठीक है, पहले ये समझो। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब होता है कॉस्ट बुक एंड फाइनेंस बुक को हम क्या करते हैं, साथ में मेंटेन कर। कौन से बुक्स को साथ में मेंटेन करते हैं? कॉस्ट बुक को एंड फाइनेंस बुक को हम साथ में मेंटेन कर। नाउ ये कॉस्ट बुक कौन मेंटेन करता है? कॉस्ट बुक मेंटेन किया जाता है कॉस्ट अकाउंटेंट। एंड जो ये फाइनेंस बुक है ये कौन मेंटेन करता है? नाम से पता चलता है ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट मेंटेन करता है। ये जब भी साथ में मेंटेन करते हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ये क्या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है क्या? नहीं, ये क्या है? इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है, क्योंकि दोनों साथ में बना रहे हैं तो सिर्फ पीएनएल अकाउंट बनेगा, ठीक है। पीएनएल अकाउंट बनाओगे जिससे प्रॉफिट या फिर लॉस समझ आता है बस। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट बुक्स एंड फाइनेंस बुक सेपरेटली मेंटेन किया जाता है, मतलब साथ में मेंटेन नहीं होगा। ओके, सेपरेटली मेंटेन किया जाता है, मतलब कॉस्ट बुक जो है वो क्या करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट मेंटेन करेगा। फाइनेंस बुक जो है वो अलग से फाइनेंस अकाउंटेंट मेंटेन करेगा। तो मतलब कॉस्ट अकाउंट क्या बनाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल को, ठीक है। एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या बनाएगा? फाइनेंशियल पीएनएल। नाउ आप देख सकते हो दोनों में प्रॉफिट आता है। यस, जब भी ये बनाते हो कॉस्टिंग पीएनएल एंड फाइनेंशियल पीएनएल, जिसमें जो प्रॉफिट आता है दोनों सेम आने चाहिए। यस, पर ये दोनों सेम नहीं आते। इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं पीएनएल, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस रिकंसिलिएशन। प्रॉफिट या फिर लॉस रिकंसिलिएशन प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बनाएंगे, या फिर लॉस आया तो लॉस रिकंसिलिएशन बनाते हैं। ये समझा? ओके। तो मैम इस चैप्टर में क्या करना है? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में ये तो समझ आया। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपको कुछ लेजर्स आपको याद रखने हैं, जो लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं। ओके, ये आपको समझना है पहले। ओके, तो पहला है स्टोर, स्टोर लेजर, स्टोर लेजर। नाउ ये स्टोर लेजर क्या होता है? जहां हम डायरेक्ट मटेरियल या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल 1 आप कॉलम बनाओगे, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करोगे, यू नो, लेजर बनाने के बाद। फिर डायरेक्ट मटेरियल बी, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल ए, इनडायरेक्ट मटेरियल बी। ये सब चीजें किधर होती है? स्टोर लेजर में होती है। दूसरा आता है WIP लेजर। ना WIP लेजर क्या होता है? WIP लेजर में यहाँ हम सेपरेट जॉब अकाउंट्स को कैरी आउट किया जाता है फैक्ट्री में, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं। जॉब अकाउंट 1, जॉब बी, जॉब सी अकाउंट, ये सब डिफरेंटली मेंटेन किया जाता है, ठीक है। जॉब 1 से इतना आ रहा है, इतना पैसा इंकर्ड हुआ है, इतना एक्सपेंस हो रहे हैं। जॉब 2 से इतने हो रहे हैं। तीसरा आता है फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स में यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर है तो सेपरेट अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है फिनिश गुड्स। फिर आता है कॉस्ट जनरल या फिर नॉमिनल लेजर, ठीक है।
कॉस्ट लेजर या फिर जनरल लेजर कहो या फिर नॉमिनल लेजर, ये क्या होता है एक बात याद रखो। कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो क्या मेंटेन करता है, फाइनेंशियल अकाउंट के जैसे रियल एंड पर्सनल अकाउंट होते हैं क्या उसके अंदर, नहीं। कॉस्ट अकाउंटेंट सिर्फ नॉमिनल अकाउंट को मेंटेन करता है, ठीक है। क्या करता है, नॉमिनल अकाउंट्स को मेंटेन करता है। तो अपने पास रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट है क्या, नहीं। इसलिए हम बनाते कॉस्ट, जनरल या फिर नॉमिनल लेजर, ठीक है। जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स, जब भी एंट्री आती है ऑन कैश या फिर क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या आती है, परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस ऑफ मटेरियल हो रहा है, परचेस किया मटेरियल को कैश या फिर क्रेडिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस कौन सी चीज हो रही है, मटेरियल हो रही है, तो स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट हो जाए। टू कैश अकाउंट, क्या अपने पास कैश है, नहीं। हम पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट के कॉलम्स नहीं बनाते, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम में बनाते हैं बट नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में नहीं बनाते। इसलिए हम कैश एंड बैंक या फिर सप्लायर या फिर कस्टमर के जगह में हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट लेजर अकाउंट, ठीक है। समझा ये। अभी आप लोगों ये अकाउंट्स में अभी आपको कंट्रोल अकाउंट सीखना है, मतलब आपको अलग अलग अकाउंट्स बनाओगे तो कितना टाइम जाएगा, इसलिए हम समरी बनाने वाले, समरी एक एक अकाउंट का समरी। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट आता है पहला। वही चीजें जो मटेरियल के ऊपर होता है, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है मटेरियल का, दिया जाता है आपको क्वेश्चन में, या फिर कभी कभी ओपनिंग दिया जाता है, क्लोजिंग भी दिया जाता है और आपको कुछ ढूंढना पड़ता है, ऐसे भी होता है। या फिर ओपनिंग दिया जाता है, क्लोजिंग हमें ढूंढना आता है, जो इजी है। फिर मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन या फिर रिपेयर्स, मटेरियल को आपने प्रोडक्शन के लिए दे दिया, ये सब आती है। फिर मटेरियल लॉस होना, ठीक है, ये सब चीजें स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में आती है। फिर आता है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोलर, just a minute। WIP लेजर कंट्रोलर, ये क्या होता है, ये आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। कौन से WIP मैंने अभी बोला, वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स जो है वो बनाते जा रहे हैं, ठीक है। आपके फैक्ट्री में जो गुड्स है वो बना रहे हैं, ठीक है। अभी तक बना नहीं, अभी तक फिनिश गुड्स में हुआ नहीं, समझा। इसमें कौन सी चीज आएगी, ये क्वेश्चन में कौन सी चीजें आ सकती है। WIP ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर मटेरियल मिला प्रोडक्शन के लिए, ओके। डायरेक्ट वेजेस चार्ज, तो प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन किधर होती है, WIP, तो वहां हमें कुछ मटेरियल मिला, कहाँ से मटेरियल मिलता है, स्टोर लेजर्स। डायरेक्ट वेजेस चार्ज, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। उसके बाद आता है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, जस्ट अ मिनट, ओके। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। मैंने अभी बोला फिनिश गुड्स के बारे में, तो यहाँ आप देखोगे फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपको मिलता है WIP से, मतलब WIP से गुड्स आया फिनिश गुड्स के पास, ठीक है, तो वाला। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन चार्ज, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन चार्ज। फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसको हम नॉमिनल भी कहते हैं, जनरल भी कहते हैं। ये अकाउंट जो है जिसमें डेबिट या फिर क्रेडिट ओनली होगा, मतलब रियल अकाउंट, रियल एंड पर्सनल अकाउंट जो है वो डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। इफ डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे कॉस्ट लेजर, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, समझा। उसके भी और एक कुछ चीजें आप अकाउंट्स बनाओगे, ओके, एडिशनली, दैट इज सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फिर जिसमें सैलरी एंड वेजेस कोई भी पेमेंट किया जाता है उसके ऊपर हम। फिर फैक्ट्री
फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट्स बनाते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है, ये अकाउंट में हम टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड दिखाते हैं, कितना गुड्स को मैन्युफैक्चर किया और कितना सोल्ड किया ड्यूरिंग द पीरियड वो दिखाया जाता है, और इसका जो बैलेंस आता है हम कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। फिर कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, जो मैंने अभी बताया था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो भी बैलेंस आता है वो हम कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो कॉस्टिंग पीएनएल क्या दिखाता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट या फिर लॉस, ओके। ये सेल्स के अमाउंट को क्रेडिट करता है, इट इज क्रेडिटेड विद द सेल्स अमाउंट, एंड डेबिट होता है बाय टोटल कॉस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो मैंने अभी बताया, ओके। यहाँ तक क्लियर है। नाउ जर्नल एंट्री में आते हैं। ना मैं यहाँ लिखूंगी नहीं, बस आपको याद रखना है, इसे समझना है कि कैसे आप याद रखोगे। तो आपके पास एक नोटबुक रखना और नोटबुक में लिखते जाना, ठीक है। पहला है, जब भी आप मटेरियल को परचेस कर कैश में या फिर क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री क्या आती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक टू सप्लायर। परचेस क्या हो रहा है, मटेरियल हो रहा है, तो हम उसके बदले में क्या लिखेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। नाउ कैश या फिर बैंक या फिर सप्लाई, क्या ये तीनों अकाउंट अपने पास है क्या, नहीं है। कॉस्टिंग बनाता है क्या, इधर दिख रहा है ना आपको, इधर है क्या, नहीं। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, समझा ना। कैरेज इनवर्ड, ना कैरेज इनवर्ड में फाइनेंस में एंट्री क्या आती है, हाँ, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, ओके। तो देखो कैरेज इनवर्ड जो मटेरियल के रिलेटेड है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश एंड बैंक नहीं बना है तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर मटेरियल को रिटर्न किया सप्लायर, क्या हो रहा है इधर, परचेस रिटर्न हो, परचेस रिटर्न की एंट्री क्या आती है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक नहीं आएगा, देखो मटेरियल रिटर्न कर रहे हो तो सप्लायर आता है, ओके। तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर लेजर नहीं, अभी फाइनेंस के इसमें देखोगे तो परचेस रिटर्न आता है। परचेस रिटर्न किसके ऊपर हो रहा है, मटेरियल के ऊपर, दैट इज स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट करेगी। और जो क्या सप्लायर लिखा है, सप्लायर का कोई अकाउंट है क्या, नहीं, तो उसके बदले में क्या आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, समझा। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कहाँ यूज होता है, परचेस, परचेस नहीं, कैश बैंक, मतलब जो पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स में आते हैं चीजें, उस अकाउंट्स के बदले में हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमने वो अकाउंट बनाया नहीं है और कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बना, ओके। मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन, मतलब स्टोर लेजर से जो मटेरियल है वो डब्ल्यू, प्रोडक्शन के लिए गए, प्रोडक्शन कहाँ होता है, WIP में, WIP को मिला, तो WIP दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कहाँ से आया, स्टोर लेजर से, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओके। इफ ऐसा बोला गया कि रिपेयर्स के लिए मटेरियल को इश्यू किया है, देखो क्रेडिट में तो स्टोर लेजर ही आएगा क्योंकि वो इश्यू कर रहा है, ठीक है। इज द गिवर, किसको दे रहा है, रिपेयर्स के लिए, रिपेयर्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। इफ प्रोडक्शन से जो मटेरियल है वो रिटर्न आ गए, तो कहाँ से रिटर्न आए, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या कहाँ से होता है, WIP, तो WIP क्रेडिट होगा, कहाँ पे आएगा, मटेरियल कहाँ है वहां पे आएगा ना, स्टोर लेजर में आएगा, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, समझा। ऐसा बताया कि जो मटेरियल है उसको परचेस करके डायरेक्टली हमने WIP दे दिया, मतलब स्टोर में नहीं आया, डायरेक्टली WIP को मिल गया, तो क्या होगा, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ओके, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, नेक्स्ट।
नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, देखो यहाँ याद रखना मटेरियल का नॉर्मल लॉस होगा। क्रेडिट में आएगा टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। डेबिट क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। बट मींस एबनॉर्मल लॉस बोला होता तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में तो स्टोर लेजर ही है। ओके, इफ ऐसा बताया कि एक जॉब से दूसरे जॉब को मटेरियल को हमने दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि डब्ल्यूआईपी खुद डब्ल्यूआईपी को दे रहा है ना। तो क्या एंट्री आएगी, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो नो एंट्री लिखेंगे। उसके बाद सैलरी या फिर वेजेस पे किया, तो बाय द वे सैलरी एंड वेजेस पे करते हो तो फाइनेंस में आता है कि सैलरी या फिर वेजेस अकाउंट डेबिट होता है टू कैश एंड बैंक। सैलरी एंड वेजेस हमने सेपरेटली एक अकाउंट मेंटेन किया, दैट इज सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट, तो वो डेबिट करेंगे। कैश एंड बैंक के बदले में क्या आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इंकर्ड हो गया ना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहा है तो इसकी एंट्री क्या आती है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कॉस्ट लेजर। कोई भी एक्सपेंस होता है तो फाइनेंस में एंट्री क्या आती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो एक्सपेंस कौन सा है, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट है अपने पास, डेबिट हो जाएगा टू कैश एंड बैंक का अकाउंट है कि अपने पास, नहीं क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। फैक्ट्री के असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो किसके ऊपर है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू डेबिट हो जाएगा टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है। अभी देखो ऊपर हमने देखा था कि फैक्ट्री एक्सपेंस इंकर्ड हुआ, बट अभी बताया कि फैक्ट्री एक्सपेंस एब्जॉर्ब, चार्ज, अप्लाई, रिकवर्ड किया तो ऐसे चीजें बोली है, कौन से भी एक्सपेंस, पहले तो ये बात याद रखना, इफ फैक्ट्री ओवरहेड्स का बोला है ऐसा तो ये डब्ल्यूआईपी ये कर, मतलब डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जिससे चार्ज किया जाता है डब्ल्यूआईपी को चार्ज किया है ना, किसने किया है, ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो डब्ल्यूआईपी जो है वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा एंड ये जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। ओके, जब आपको बोला है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐसा बोला है तो ये किससे चार्ज होगा, ये किससे होगा, ये फिनिश गुड्स से। ठीक है, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्रेडिट। अब आपको बताया नहीं है प्रोडक्शन का है क्या है, तो ये होगा किससे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये चीज मैंने टेलीग्राम में डाला है ऑलरेडी। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोला है इज अप्लाइड टू तो सेलिंग एंड ओवरहेड्स किससे अप्लाई होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से। सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा और ये अकाउंट जो है वो डेबिट हो, अप्लाइड टू वाला जो है वो डेबिट हो। ठीक है, अंडर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स, अंडर एब्जॉर्ब मतलब आपने इंकर्ड इतना किया उससे कम आपने उसे एब्जॉर्ब किया, मतलब कोई भी ओवरहेड्स आप बनाते हो, कोई भी ओवरहेड्स का अकाउंट बनाते हो जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये जो डेबिट साइड है वो आपका इंकर्ड है एंड जो क्रेडिट साइड है वो एब्जॉर्ब। फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख का इंकर्ड किया, ओके, 2 लाख का इंकर्ड किया और आपने एब्जॉर्ब किया ओनली 1 लाख, तो ये क्या हो गया, ये कम हो गया ना एब्जॉर्ब, तो ये क्या है, अंडर एब्जॉर्ब। बट मैम 4 लाख का एब्जॉर्ब किया होता तो ओवर एब्जॉर्ब, जितना इंकर किया उससे ज्यादा आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो वो क्या आपका ओवर एब्जॉर्ब, उससे कम कर रहे तो आपका क्या होगा, अंडर एब्जॉर्ब। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमने अंडर एब्जॉर्ब किया, किसको किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स तो क्या होगा, डेबिट हो जा क्रेडिट हो जाएगा
कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। सेम चीज मैंने बोल दी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेलिंग ओवरहेड्स में कि अंडर एब्जॉर्ब, तो जो भी अंडर एब्जॉर्ब हुआ है उसको आप क्रेडिट करोगे एंड क्या डेबिट होगा, कॉस्टिंग एंड पीएनएल। मैम फैक्ट्री कौन सा भी ओवर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो भी ओवर एब्जॉर्ब हो रहा है उस अकाउंट को आपको डेबिट करना है। ओके उस अकाउंट को कौन सा भी ओवरहेड्स आपका अंडर एब्जॉर्ब में देखो ओवरहेड्स कौन सा भी हो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है ओवरहेड्स। ठीक है, ओवर एब्जॉर्ब में क्या होता है, जो भी अकाउंट आपका कौन सा भी ओवरहेड्स आपका हो रहा है उसको आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अंडर एब्जॉर्ब में आपने देखा कि कॉस्टिंग पीएनएल में हमने क्या किया, उसको डेबिट कर दिया। कॉस्टिंग पीएनएल को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। तो ओवर एब्जॉर्ब में कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सा भी ओवरहेड्स हो, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो रहा है तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये रिवेन्यू है ना, whatever it is, cost of sales की जर्नल एंट्री समझा। now सेल्स ऑन कैश और क्रेडिट, यहाँ आप देखोगे यहाँ रिवेन्यू, तो टू कॉस्टिंग पीएनएल आएगा ना। आप सब बोलोगे मैम टू कॉस्टिंग पीएनएल क्यों आ रहा है, देखो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स, तो सेल्स स्टोर लेजर में आता है, नहीं सेल्स अपना क्या है, रिवेन्यू है, तो यहाँ आप देखोगे कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल। रियलिटी सेल्स की एंट्री क्या आती है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या आती है अपनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सप्लायर नहीं सॉरी कस्टमर अकाउंट, तो कस्टमर अकाउंट के बदले में आप कॉस्ट लेजर लिखोगे एंड सेल्स रिटर्न के बदले में आप क्या लिखोगे,